तो फिर से उपस्थित हैं हम लोकतंत्र और विविधता को लेकर के। इतने दिनों में हमने लोकतंत्र और विविधता के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब हम विविधताओं को ठीक से समझ गए हैं, राजनीति में उनका हस्तक्षेप समझ गए हैं और किस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर विभिन्न दल और वोटिंग परसेंटेज इन सारी चीज़ों से प्रभावित होता है, ये भी हमने देख लिया है। आज हम चर्चा करते हैं कि सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसके देखिए 3 आयाम उभर कर सामने आते हैं और इन तीनों आयामों पर आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो किताब में भी यहाँ 3 आयाम के नाम से ही उल्लेखित है। यदि बहनों के पास किताब उपलब्ध है तो सभी किताब में भी इस चैप्टर को पढ़ा कीजिए साथ साथ। पहला आयाम चर्चा करें तो लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की जो भावना होती है कि हमारी पहचान किस रूप में हो। अब देखो, हमने दुनिया के बहुत सारे देशों की राजनीति और विविधताओं के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हम विश्व स्तर पर एक बार इस चीज़ को समझते हैं। हमने उत्तरी आयरलैंड के बारे में पढ़ा था, बहुत विस्तार से पढ़ा था कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक 2 धाराएं हैं वहाँ, ईसाई धर्म की 2 मतलब पंथ हैं और कितने प्रतिशत जनसंख्या किस किस धारा से जुड़ी हुई है, कौन सी राजनीतिक पार्टी किनको सपोर्ट करती है, उनकी क्या मांगे हैं। बहुत विस्तार से हमने वहाँ के इस मतभेद को और राजनीति के साथ संबंध को समझ लिया था। फिर से हम उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लेते हैं। अब उत्तरी आयरलैंड के जो निवासी हैं वे अपने आप को जब तक केवल ईसाई नहीं मान लेते तब तक उनमें आपस में शांतिपूर्ण माहौल की स्थापना संभव है नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कैथोलिक अपने आप को कैथोलिक कहलवाना पसंद कर रहा है, प्रोटेस्टेंट अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहलवाना पसंद कर रहा है। कहीं पर भी वे लोग केवल ईसाई बनना ही नहीं चाह रहे हैं और ना ही वे केवल आयरलैंड के निवासी बन रहे हैं। वे एक धर्म विशेष के, पंथ विशेष के अनुयायी बनकर रह रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पहचान ही इस रूप में बना ली है कि वे एक पंथ से जुड़कर ही अपनी पहचान को देखते हैं। वे एक देश के नागरिक के रूप में, ईसाई धर्म के अवलंबी के रूप में अपने आप को देख ही नहीं रहे। तो ऐसी स्थितियों में उनके साथ जो टकराव है उनका ख़त्म हो पाना कहीं भी संभव नहीं दिखाई देता है। हमने कहाँ की बात की? उत्तरी आयरलैंड की, ठीक है ना। उत्तरी आयरलैंड के बारे में हम पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं। यहाँ की जनता अपने आप को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित मानती है। उनके अंदर एक धर्मावलंबी होने की भावना कहीं भी उजागर नहीं होती है। यही बात लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह को दिखाती है। अब यदि कोई भारतीय अपने आप को पंजाबी, हरियाणवी कहेगा, राजस्थानी कहेगा, तो उनमें देश के प्रति निष्ठा की भावना कम परिलक्षित होगी। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें ये पूछा जाए आपका परिचय, तो हम कहेंगे हम भारतीय हैं। तब हमारी जो पहचान किस रूप में होगी? एक राष्ट्र के सदस्य के रूप में होगी। कहीं पर भी चले जाइए, जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को किसी पंथ से बांध कर चलेगा, किसी समुदाय से बांध कर चलेगा, उसका अस्तित्व संकट में नज़र आएगा। और जब वह पूरे राष्ट्र के साथ अपना संबंध स्थापित करता है तो उसका जो क्षेत्र है वह विस्तृत दिखाई देता है, वह अधिक सुरक्षित हो जाता है। भारत के लोग अपने आप को भारतीय कहलवाना पसंद करते हैं, बेल्जियम के लोग अपने आप को बेल्जियाई कहलवाना पसंद करते थे, लेकिन ये बात हमें उत्तरी आयरलैंड के लोगों में नहीं दिखाई दी। तो ये जो किसी पंथ विशेष से, किसी धर्म विशेष से, किसी समुदाय विशेष से जुड़कर चलने की भावना है, अपने अस्तित्व को बचाने की भावना है, अपने समुदाय के अस्तित्व को बचाने की संकीर्ण भावना कहेंगे हम इसे, जब तक आप इसको बड़े स्तर पर नहीं देखोगे ना, तब तक अस्तित्व पर संकट दिखाई देगा। ठीक है ना। उत्तरी आयरलैंड का हमने उदाहरण लिया। अब इस बात को हम कैसे सोचें
कि लोगों के अंदर अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति चेतना होनी चाहिए, ना कि एक लिमिटेड पहचान के प्रति। इसका उपाय क्या है? लोगों में अपनी बहुस्तरीय, ऐसा नहीं है कि आप भारतीय हो गए तो राजस्थान से अलग हो गए क्या? नहीं हुए। ईसाई हो गए तो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट से अलग हो गए क्या? नहीं हुए। तो फिर क्यों केवल कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट की पूंछ पकड़ के रहना? ईसाई क्यों नहीं बनते हम लोग? भारतीय क्यों नहीं बनते हम लोग? क्यों पंजाबी हरियाणवी में बंटना चाहते हैं? तो बहुस्तरीय अपनी पहचान को कहाँ लाना है? हमें बहुस्तरीय पर लाना है, ठीक है ना। जब आप भारतीय होते हैं तो आप भारतीय होने के साथ साथ भी राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी हो सकते हैं। आप भारतीय होने के साथ साथ खिलाड़ी हो सकते हैं। आप भारतीय होने के साथ उद्योगपति हो सकते हैं। आपकी पहचान केवल एक इंडियन नहीं रहेगी, आपकी पहचान के साथ आपके अन्य आयाम भी जुड़े हुए रहेंगे और इन्हीं आयामों से आपकी पहचान जो है वो बृहद पहचान बन जाएगी। एक भारतीय व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बनाइए, एक भारतीय खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाइए। बहुत सी फिल्मों में भी इस ट्रेंड को दिखाया जाता है। आपने खेलों पर आधारित कई फिल्में देखी होंगी, इनमें एक चक दे इंडिया भी आती है, जिसमें कि कप्तान को परिचय पूछते हुए दिखाया जाता है। जब तक वे खिलाड़ी अपने क्षेत्र का नाम लेकर अपने आप को बताते हैं तब तक वह उनको रिजेक्ट करता जाता है, और जब एक खिलाड़ी अपने आप को भारतीय बताता है तब वह उसे टीम में आने के लिए कहता है। क्या कारण था? अपने पहचान को बहुस्तरीय बनाने का उदाहरण दिया गया था उसके माध्यम से भी। तो इस प्रकार की चीज़ें हम अपने आसपास के परिवेश में भी देखते हैं, अपने समुदाय समाज में भी देखते हैं, और यह एक बड़ा मंच देता है हमें। इससे हमारी जो छोटी पहचान है वह भी बड़े स्तर पर दिखाई देती है। तो लोगों को अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है, मैं समझती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने आपको पहले भी बताया, बेल्जियम के लोग अपने आप को चाहे डच भाषी हो चाहे फ्रेंच भाषी हो, उदाहरण पढ़ा था ना हमने, पहले अध्याय की बात कर रही हूँ मैं। पहले अध्याय में हमने बेल्जियम और श्रीलंका, दो देशों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। बेल्जियम में लगभग आधी जनसंख्या डच बोलती है, आधी जनसंख्या फ्रेंच बोलती है, लेकिन वे सभी अपने आप को डची या फ्रेंची नहीं बताते हैं, वे अपने आप को बेल्जियमियाई बताते हैं। और जब तक वे बेल्जियमियाई हैं तब तक उनमें विखंडन की भावना नहीं है, उनमें एकता का सूत्र बंधा हुआ है। और जब उनमें ये भावना खत्म हो जाती है, वो डची या फ्रेंची बन जाते हैं, तब विखंडन दिखाई देने लगता है। तो यही बात यहाँ पर हमें बताने का प्रयास किया गया है। दूसरे आयाम पे आए तो जो दूसरा आयाम है वह है समुदाय की मांगे। समुदाय की मांगों की बात की जाए तो निश्चित सी बात है कि हमने अभी अभी पिछले पहले पार्ट के दो उदाहरणों का नाम लिया, एक बेल्जियम का, एक श्रीलंका का। तो श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि जब सरकार सिंहलियों के हाथों में आई तो उन्होंने एक नारा दे दिया, श्रीलंका सिंहलियों के लिए। क्या ये उचित है? श्रीलंका की पॉपुलेशन हमने पढ़ी थी, तमिलनाडु के कुछ लोग भी वहाँ थे, कुछ मुस्लिम्स भी थे। क्या उन सबको वहाँ से विस्थापित कर देने की मांग रखना उचित है? नहीं। तो इस प्रकार की जो मांगे होती हैं, समुदाय की जो मांगे होती है, ये अपने हितों की रक्षा के लिए हैं तब तक ठीक है, लेकिन ये दूसरों के नुकसान की मांगे जिस समय बन जाती है तब ये अनुचित मांगे पूरी करना संभव नहीं होता है, और इस प्रकार की मांगों के कारण भी विखंडन पैदा होता है, राष्ट्रों का बंटवारा हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखें
श्रीलंका तो हमारा एक उदाहरण हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था यूगोस्लोवाकिया के बारे में ना, यूगोस्लाविया में जातीय और क्षेत्रीय आधारों पर काफ़ी मतभेद और विभाजन देखने को मिलता था। जब यह उभर कर राजनीति में आया तो यूगोस्लाविया जो था ये कई भागों में बट गया। यूगोस्लाविया का क्या हो गया, विखंडन हो गया। तो मांगे, समुदाय विशेष की जो मांगे होती है, यह दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है राजनीति में, जो कि आपके एकीकरण और विखंडन को तय करता है। हमने बेल्जियम का उदाहरण भी पढ़ा था। बेल्जियम में दोनों समुदायों ने एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हुए शासन चलाने का निर्णय लिया। बेल्जियम का विकास हुआ, कोई विखंडन नहीं हुआ, बराबर बंटवारा हो सकता था लेकिन फिर भी नहीं हुआ, एकीकरण रहा। कारण समुदाय का एक दूसरे को सहयोग करके उचित तरीके से शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व देना दोनों को। वहीं पर श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। कारण क्या था, अनुचित मांगे रखना। अनुचित मांगे जब रखी जाती है तो निश्चित रूप से वे अन्य समुदायों को उग्र होने पर मजबूर कर देती हैं। अब आप ये नारा पढ़ के ही समझ सकते हैं, श्रीलंका सिंहलियों के लिए, यानी अन्य व्यक्ति इस नारे को जब पढ़ेंगे तो उनमें उग्रता की भावना आएगी, वे विद्रोह करेंगे, गृह युद्ध तो होगा ही। जब आप एक के हितों के लिए दूसरे के हितों की अवहेलना करेंगे तो संघर्ष की स्थिति आना सामान्य बात है। बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम ने क्या किया, दोनों भाषाओं के प्रतिनिधियों को बैठा करके बराबर महत्व के साथ बराबर प्रतिनिधित्व देते हुए एक अच्छा संगठन बना करके अच्छी शासन व्यवस्था को लागू किया था। तो समुदाय की मांगें भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं राजनीतिक घटनाओं को। आगे बात करें, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो भी दल सरकार में है वह विभिन्न वर्गों और समुदायों के प्रति अपना किस प्रकार का रवैया रखता है। सरकार का रुख यदि किसी एक वर्ग विशेष को समर्थन देने का है तो उनके कार्यकाल में उस वर्ग का बहुत हित होगा, और सरकार यदि पूरे देश का हित देखकर चल रही है तो पूरे देश का हित होगा, विकास होगा। सरकार का जैसा रुख होगा वह देश को शांति और अशांति दोनों तय करता है। यदि एक सरकार किसी समुदाय विशेष का समर्थन या विद्रोह नहीं करती है, हितों की रक्षा करती है सबके बराबर, तो देश में शांति बनी रहेगी। लेकिन वहीं पर एक सरकार यदि बल प्रयोग करके अन्य समुदायों की मांगों को कुचलने का काम करेगी, उन्हें दबाने का काम करेगी, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध विद्रोह के स्वर परिलक्षित होंगे, दिखाई देंगे। बार बार ये बातें उठेंगी कि भाई सरकार अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रही है, इसे गिरा दिया जाना चाहिए। दोबारा चुनाव की मांगें उठेगी। जब तक शांतिपूर्ण ढंग से यह हो रहा है तब तक चुनाव की मांगे, और जब शांतिपूर्ण ढंग से यह पानी सर से ऊपर निकलने लगता है ना, तब फिर हिंसक प्रयोग भी होते हैं ऐसे कामों में। जनता हिंसा का सहारा भी लेने लगती है। तो बेल्जियम और श्रीलंका की दोनों की सरकारों का कामकाज हमने पिछली कक्षाओं में बढ़िया ढंग से देखा था। दोनों के काम को हमने अच्छी प्रकार से देखकर समझकर निर्णय लिया कि किस प्रकार से एक सरकार अपने देश के विकास के लिए काम कर सकती है और किस प्रकार एक सरकार अपने अड़ियल रवैये के कारण देश को गृह युद्ध की ओर अग्रसर कर सकती है। इसी तरह से राष्ट्रीय एकता के नाम पर एक समुदाय की मांगों को मांगना या मानना या दबा देना,
उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि जब भारत में सर्वप्रथम जातिगत आधार पर, भाषाई आधार पर अलग राज्यों के निर्माण की बात आई, उसे कई दिनों तक टालमटोल में रखा गया। क्योंकि देश के नेताओं को यह डर लग रहा था कि इस प्रकार यदि जातीय आधार पर देश के अंदर राज्यों का गठन होता है तो कहीं यह विभाजन की ओर आगे न बढ़ जाए। लेकिन कालांतर में जब इन मांगों को माना गया तो देखने में क्या आया कि जातीय आधार पर राज्यों का गठन होने से शासन में ज़्यादा निपुणता आई है, क्षेत्रीय प्रशासन ज़्यादा कुशल ढंग से काम कर पा रहा है, देश का विकास हो रहा है। तो केवल राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी की मांगों को न मानना, उनका दमन करना, शक्ति का प्रयोग करके शासन चलाना, ये चीज़ें जो होती है ये सरकार पर निर्भर करती हैं कि सरकार किस तरीके से किस बात का हल निकालती है। जब सरकार का रुख सकारात्मक होगा तो देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, और सरकार का रुख यदि लगातार नकारात्मक रहेगा तो फिर देश में कहीं ना कहीं अशांति, उसके प्रति अलगाव की भावना पैदा होगी और विद्रोह के स्वर दिखाई देने लग जाएंगे। अब सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति हमेशा नकारात्मक ही नहीं होती है। लोकतंत्र में बात की जाए तो यह स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक अभिव्यक्ति जो है ना, स्वस्थ राजनीति यानी राजनीति में सभी को अपना मत रखने के लिए एक स्वस्थ राजनीति भी तो आवश्यक होती है। ठीक है ना, समझ सकते हैं आप। हमने लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले यही पढ़ा है कि लोकतंत्र तभी सफल होता है जब सभी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच मिले, दल हों, विभिन्न पसंद नापसंद चुनने के लिए ऑप्शंस मिले, विपक्ष जो होता है वो सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, आदि आदि सारी बातें हमने पढ़ रखी है। अब देखो, जब सामाजिक विभाजनों की राजनीति में अभिव्यक्ति होती है तो विभिन्न सामाजिक वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है और विभिन्न वर्गों में संतुलन बना रहता है। जिस प्रतिशत में जो वर्ग है उस प्रतिशत में उनका राजनीतिक प्रतिनिधि है संसद में प्रस्ताव रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए, तो क्या होगा, संतुलन कैसा रहेगा, बना हुआ। तो विभिन्न वर्गों में संतुलन बनाए रखने के लिए भी यह आवश्यक है। ठीक है ना, कोई भी अपने आप को उपेक्षित नहीं कह सकता। इस प्रकार से जब राजनीति में सबको बराबर अवसर मिलता है तो फिर देखिए, ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी मजबूती प्रदान करती हैं, है ना। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज की कक्षा में हमने तीनों आयामों के बारे में विस्तार से चर्चा की, जो कि राजनीतिक विभाजनों की सामाजिक विभाजनों की राजनीति में परिणति को दर्शाते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति में परिणति किन तीन आयामों से होती है, एक बार दोहरान कर लें। सबसे पहला जो था मत हमारा, वह था लोगों में अपनी पहचान के प्रति उग्रता की भावना। दूसरा था हमारा समुदायों की मांगें। तीसरा था हमारा सरकार का रुख। तीनों आयाम हमने भली प्रकार समझे और पढ़े। फिर हमने बात की कि ये जो सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक अभिव्यक्ति है, यह स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। तो इसका होना कहीं ना कहीं स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छा है। दूसरी बात हमने जानी कि इस प्रकार से
सामाजिक विभाजनों की जब राजनीति में अभिव्यक्ति आती है तो विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, जिससे कि उनमें आपस में संतुलन बना रहता है और यह संतुलन उनके उचित मांगों को मानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हमने चर्चा की कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी ये अभिव्यक्तियाँ आवश्यक है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय आज पूर्ण होता है। एक बार पूरे अध्याय को एक साथ पढ़ें। कोई भी बिंदु यदि नहीं समझ में आता है तो उसे पुनः पूछें और पूरे अध्याय के नोट्स बना करके कक्षा के जब आपकी टर्न आए तब ला करके चेक करवाएं अवश्य।